नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पशुओं में प्रसव के दौरान होने वाली एक गंभीर समस्या जिसको हम लोग जेर फंसना या फिर जेर रुकना के नाम से जानते हैं। वेटनरी साइंस में इसको हम लोग रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, शॉर्ट में आरओपी या फिर रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन आरएफएम के नाम से जानते हैं। अब जेर रुकने के कारण पशुओं को शारीरिक तौर पर नुकसान तो होता ही है, जैसे कि मेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस, टॉक्सीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, ये सभी पशुओं में जेर रुकने के कारण होने वाली आम बीमारियां हैं। इसके साथ साथ अगली बार गर्भ धारण करने में देरी और कई बार इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पशु मालिक को आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान होता है। रिसर्चेज में ऐसा देखा गया कि जिस पशु का जेर रुक जाता है या फिर जेर फंसने की जो समस्या होती है पशु में, इसके कारण उस पशु में, उस ब्यात में 7 से 15% तक दूध में गिरावट देखने को मिलती है। तो पशुओं में जेर फंसने के कारण पशु को और पशु मालिक को दोनों को नुकसान है। तो एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि कब हम लोग कंसिडर करते हैं कि पशु का जेर फंस गया। तो देखिए, डिलीवरी के बाद अगले 20 घंटों तक, यानी 3 से 20 घंटों तक अगर जेर पशु का बाहर नहीं निकलता है, तब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है। बहुत सारे पशुपालक भाई जो है ये डिलीवरी के तुरंत ही बाद घबरा जाते हैं कि पशु का जेर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। तो एक जो एवरेज टाइमिंग जो होता है वो होता है 3 से लेकर अगले 20 घंटों तक। इस दौरान अगर पशु का जेर बाहर नहीं निकल रहा है अच्छी तरीके से, तब हम लोग मानेंगे कि पशु का जेर फंस गया। समझते हैं कि जेर फंसने के पीछे कारण क्या है, कौन कौन से कारण है जिसके चलते जो पशु का जेर है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेजर, जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो तो एक होता है कि पशु अगर हाइपोकैल्सीमिक है, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर का अगर केस है, यानी कि पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो इसके कारण पशु जेर ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता। इसके अलावा अगर पशु में ऊर्जा की कमी है या फिर किसी भी तरह के मिनरल डिफिशियंसी है, तब भी पशु का जेर फंस जाता है। अगर स्ट्रेस में अगर पशु अपना डिलीवरी करता है तो पशु के शरीर में जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ा रहता है, तो इसके कारण भी पशु का जेर फंसता है। स्ट्रेस के साथ साथ अगर अर्ली अबॉर्शन भी होता है तो उसमें भी पशु का जेर फंस जाता है। डिस्टोकिया के केस में पशु का जेर फंसता है, या फिर बच्चा जो है हाथ डाल के अगर जबरदस्ती खींच के बाहर निकाला जाता है, उस केस में भी पशु का जेर फंसने की समस्या देखने को मिलती है। ट्विंस के केस में भी डिस्टोकिया देखने को मिलता है, यानी कि मादा के शरीर में अगर एक साथ 2 बच्चे पल रहे हो तो उस समय भी आरओपी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और भी छोटे मोटे बहुत सारे कारण है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण भी जेर फंसने को मिलता है। 2023 के एक रिसर्च में तो ऐसा देखा गया कि अगर जब पशु गर्भवती रहता है उस समय अगर उसको पर्याप्त सूर्य की किरण न मिले तो ऐसे केसेस में भी आरओपी की समस्या देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ स्टॉल फीडिंग एक कारण है देर से जेर निकलने का या फिर जेर फंसने का। जब पशु एक ही जगह पर खड़ा रहता है, हमेशा पर्याप्त मूवमेंट नहीं करता, उसके बॉडी में पर्याप्त मूवमेंट नहीं होता, तो इसके कारण भी जेर फंसने की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारे कारण हो गए जेर फंसने के। जो मुख्य कारण है उस पर ध्यान दीजिएगा कि पशु जो होता है हाइपोकैल्सीमिक है, यानी कि पशु के अंदर अगर डिलीवरी के टाइम कैल्शियम की कमी रहती है उसके ब्लड में, तो ज्यादातर जो जेर फंसने की समस्या है तभी होती है। अब कॉज के अलावा भी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म पे, यानी कि पशु के शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण जेर जो है ये फंस जाता है, पशु के शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि जब पशु गाभीन होता है तो पशु के जो यूट्रस है, यूट्रस के जो वॉल है वहां पे एक झिल्ली बनता है, और ये झिल्ली जो है ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसी के अंदर बच्चा रहता है और वो भी बड़ा होते चला जाता है। इसी झिल्ली को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, फिर जेर कहते हैं। अब समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये झिल्ली भी, ये बच्चा जो है ये झिल्ली के अंदर ही रहता है, और जितने भी बच्चे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है झिल्ली के माध्यम से ही बच्चे को मिलती है। ऑक्सीजन या फिर अलग अलग तरह के जितने भी न्यूट्रिशन है ये झिल्ली के माध्यम से ही बच्चे को मिलती रहती है। अब ये जो झिल्ली है ये 2 चीजों से मादा पशु से जुड़ा होता है, एक तो है कॉटिलेंडल्स और दूसरा है क्रैनिकल्स। अब देखिए, जो झिल्ली है इसके ऊपर कॉटिलेंडल्स बने होते हैं इस तरह से। मादा जो पशु है उसके जो यूट्रस है, उसके यूट्राइन वॉल पे इस तरह से क्रैनिकल्स बने होते हैं और ये आपस में एक तरह से जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है और जब डिलीवरी हो जाती है तो अब ये जो झिल्ली है इसी झिल्ली को फाड़ के बच्चा बाहर आ जाता है, और ये झिल्ली पशु के शरीर में ही रहती है, कॉटिलेंडल्स और क्रैनिकल्स से जुड़ी होती है। अब क्या होता है कि जब बच्चा बाहर आता है तो पशु के शरीर में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जो प्रोटेलाइटिक एंजाइम्स है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन पशु के शरीर में बढ़ने लगता है। अब जब ऑक्सीटोसिन और प्रोटेलाइटिक एंजाइम्स पशु के शरीर में बढ़ने लगता है तो ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोलाजिनोलिसिस। और कोलाजिनोलिसिस के कारण क्या होता है कि ये जो कॉटिलेंडल्स है और जो क्रैनिकल्स है ये इसके बीच की कड़ी कमजोर होने लगती है, और ये जो कॉटिलेंडल्स है ये क्रैनिकल से अलग हो जाता है और अलग होकर पशु के शरीर से पूरे प्लेसेंटा के साथ बाहर आ जाता है। तो ये केस होता है जब अच्छे तरीके से जो हम लोग बोलते हैं जेर बाहर आ गया, लेकिन अब ये जेर फंस क्यों जाता है, तो ये जो
आप देख रहे हैं ना कॉटिलेडन्स और ये क्रैनिकल्स, क्रैनिकल्स मादा शरीर के ऊपर मौजूद होता है यूट्राइन में, और ये होता है झिल्ली के ऊपर, जो प्लेसेंटा है उसके ऊपर कॉटिलेडन्स मौजूद होता है। तो ये दोनों के बीच की कड़ी टूट ही नहीं पाती, तो इसी के कारण जो होता है आपका जो ज़हर है वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब ये जो मैंने आपको पूरा कार्यक्रम बताया, ये अमूमन 3 से 10 घंटों के बीच में हो जाता है एक स्वस्थ पशु में, लेकिन किन्हीं कारणों से ये समय बढ़ के अगले 20 घंटों तक भी जा सकता है, 24 घंटे तक भी जा सकता है। तो ये एक हेल्दी फ्रेम होता है कि अगर 3 से 10 घंटे तक बाहर आ गया तो ठीक है, अन्यथा 20 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं कि पशु के शरीर में ज़हर है वो फंसना चालू हो गया, यानी कि कॉटिलेडन्स और क्रैनिकल्स के बीच की कड़ी कमजोर नहीं हुई और जिसके कारण ज़हर बाहर नहीं आ पा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ज़हर अगर ना निकले या फिर निर्धारित समय पर अगर ज़हर पशु के शरीर से बाहर नहीं आ रहा है तब क्या करना है, कौन कौन से एक्शन हम लोग इस पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि हेल्दी टाइम फ्रेम क्या होता है। आप 3 से 10 घंटे या फिर 20 घंटे तक आप इंतजार कर सकते हैं। अब कई लोग क्या है कि अगर 1-2 घंटे में अगर ज़हर पशु के शरीर से बाहर नहीं आती है, 3-4 घंटे तक इंतजार करते हैं और उसके बाद हाथ डालने का एक जो विकल्प है उसको इस्तेमाल करने का लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, हाथ डाल के जो ज़हर निकालने का जो विकल्प है वो सबसे खराब या फिर सबसे वाहियात विकल्प होता है। ज़हर निकालने वाली बात है ना, इसको एकदम अंतिम विकल्प के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। इसको शुरू में आप तो सोचिए ही मत कि आपको पशु का हाथ डाल के और ज़हर निकालना है। अब जैसे ही पशु डिलीवरी करता है आप उस पर एकदम रेगुलर मॉनिटरिंग रखिए। पशु अगर दाना पानी ठीक से खा रहा है, पशु का टेम्परेचर चेक कीजिए, टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ रहा है और पशु ठीक से जुगाली कर रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पशु को मॉनिटर करते रहना है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में तो आप एक ये कर सकते हैं कि पशु जब एडवांस स्टेज में प्रेग्नेंट हो, यानी कि ब्याने से 1 महीना पहले से आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांजिशन फीड पे पशु को डाल सकते हैं। और ट्रांजिशन फीड में भी खासकर आप कर सकते हैं कि जो डीकेट डाइट है उसको आप पशु को चला सकते हैं। अब डीकेट डाइट क्या होता है, तो डीकेट डाइट जो है ये मॉडर्न एनिमल न्यूट्रिशन का एक एडवांस टॉपिक है। डीकेट का मतलब होता है डाइटरी कैटायन एंड अनायन। इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, ऐसा देखा कि पशु के शरीर में जब हम लोग हल्का सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देते हैं, जब पशु का शरीर ब्याने के समय में हल्का सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रहता है, तो पशु के जो शरीर में जो हड्डियों से जो कैल्शियम का जो मोबिलाइजेशन है ब्लड में, या फिर आंतों में जो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन है वो अच्छा हो जाता है। कब? जब पशु हल्का सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रहेगा, एकदम कंट्रोल्ड तरीके में। अब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर पशु के शरीर में हो जाता है तो वो पशु के लिए नुकसानदायक है। तो ये कंट्रोल्ड चीज़ें हैं जिसमें आप हल्का सा पशु को मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रखते हैं, जिसके कारण कैल्शियम का मोबिलाइजेशन पशु के शरीर में काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रखने के लिए क्या किया जाता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रखने के लिए पशु को आयनिक साल्ट दिया जाता है। आयनिक साल्ट क्या होता है, तो क्लोराइड का जो आयंस है या फिर सल्फेट का जो आयंस है, इसमें एमोनियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग तरह के साल्ट हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप एमोनियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम जो सल्फेट है ये आपको मार्केट में मौजूद हैं, आयनिक साल्ट्स के नाम से मिलते हैं, जो पशुओं के फीड में मिलाए जाते हैं। जो ट्रांजिशन फीड जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना, उसमें भी आयनिक साल्ट मिला होता है, ताकि जो पशु है वो धीरे धीरे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बना रहे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, देखिए, पशु का शरीर का जो एवरेज जो ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 7.35। एवरेज जो है 7.35 से 7.40 के बीच में होता है। अब इसमें क्या किया जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, इस पीएच को हम लोग धीरे धीरे 6 की तरफ कोशिश करते हैं कि शिफ्ट हो धीरे धीरे। तो कोशिश करते हैं कि ये 6 के करीब है, यानी नीचे हल्का सा एसिडोसिस उसमें ब्लड में बनाने की कोशिश करते हैं। तो पीएच को लुढ़काने की कोशिश करते हैं आयनिक साल्ट्स के माध्यम से। डिकेड में यही है कि आपको हमेशा आपको नेगेटिव डिकेड डाइट चलाना होता है, यानी कि नेगेटिव यानी कि अनायंस, वैसे सॉल्ट्स जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। आपका Cl का जो आयंस हो गया, क्लोराइड का जो आयंस है, या फिर सल्फर में जो सल्फेट का जो आयंस हो गया, ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पशु का जो शरीर का पीएच है वो धीरे धीरे गिरना चालू होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपको डिकेड डाइट। हालांकि डिकेड पे एक विस्तृत वीडियो चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए, आगे चल के हम लोग डिकेड पे एक वीडियो बना देंगे। अब बहुत सारे लोग आयनिक साल्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए आसान भाषा में मैं आपको अगर बता दूं तो आपने नौसादर नमक का नाम सुना होगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वही है जो आपको अब मार्केट में इसको आयनिक साल्ट्स के नाम भेजा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl वही है नौसादर। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ब्याने से आप 10 से 15 दिन पहले से आप जो पशु का जो डाइट है उसमें आप 50 से 100 ग्राम के बीच में नौसादर नमक आप अपने पशुओं को दीजिए। इसको देना कैसे, तो देखिए, ये टेस्ट में जो है ये कड़वा होता है नौसादर नमक। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप TMR में पाउडर बना के और TMR में ऊपर से मिला के पशु को दे दीजिए। तो इससे आपका जो क्या होगा, ये भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस पशु के शरीर में करता है। ये सेम चीज़ है,
जो मार्केट से आप एनिक साल्ट खरीद के लाएंगे वही है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर नमक। तो आप नौसादर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में ये कि थोड़ा सा आपको रिफाइंड करके मिलेगा। इसके साथ साथ भी छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, एक तो ये होता है कि जैसे ही बच्चा जन्म ले रहा है तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जब तक जेर न गिरे तब तक पशु का दूध नहीं निकालना, बच्चे को दूध नहीं पिलाना। तो ये सबसे बड़ी एक गलती हो जाती है। यहाँ पे आपको देखिए, दूध जब पशु का निकाला जाता है ना, या फिर बच्चा जब पशु जो जन्म लेता है वो गाय के जो थन को छूता है, उससे क्या होता है ना, पशु के शरीर में जो मैंने ऊपर बात किया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो रिलीज होता है काफी तेजी से। अब आप यहाँ पे आप काढ़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़ा जो होता है, जो हम लोग शुरू से ही अपने पशुओं को देते आए हुए हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काढ़ा कैसे बनाना है इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, 2 से 3 लीटर पानी में आप उसको अजवाइन, जो जवाइन होता है उसको, और गुड़ और हल्दी, इसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबाल के लगभग आप इसको आधा कर लीजिए, और आधा करने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए। जब अच्छे से ठंडा हो जाए, जब आप इसमें अच्छे तरीके से हाथ डालें, बहुत ठंडा एकदम नहीं हो जाना चाहिए, शीतल नहीं होना चाहिए, और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, इतना कि पशु आसानी से पी ले, हल्का गुनगुना सही होता है। तो इसमें आप सौंठ का पाउडर अगर मिल जाता है तो सौंठ का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, 40-50 ग्राम सौंठ का पाउडर। और इसके साथ साथ लगभग 30-40 ग्राम आप जो काली मिर्च होता है उसको अच्छे से कूट के और इसमें डाल लीजिए, और आप इसको अपने पशुओं को दे दीजिए। ये जो होता है ना, ये जेर की सफाई एकदम अच्छे तरीके से करता है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 बार आप अपने पशुओं को दीजिए, 2-4 घंटे के अंतराल पे। एक चीज और है कि जैसे ही पशु ब्याता है तो आप वहाँ पे कैल्शियम जेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अलग से अपने पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं। 1 बोतल आप कैल्शियम दे दीजिए, कैलीकप या फिर जो हीमका होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कैल्शियम का बोतल भी बहुत लोग देते हैं, तो अगर आप कैल्शियम दे पा रहे हैं तो कैल्शियम दीजिए। अब ये सारे उपाय हो गए कि आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं बच्चा जन्मने के तुरंत बाद से, कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे जेर समय पे बाहर आ जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर जेर समय पे बाहर नहीं आ रहा है तब कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अपने पशुओं के लिए करवा सकते हैं अपने पशु चिकित्सक के अनुसार। एक तो आप ये है कि आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। पशु के शरीर में अलग से इंजेक्शन के माध्यम से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इंजेक्ट किया जा सकता है। 2 से 3 ml सही मात्रा होती है। इसको इंट्रामस्कुलर लगवाना होता है अपने पशुओं को। इसके साथ साथ एस्ट्राडियोल का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। एस्ट्राडियोल साल्ट्स जो होता है ये काफी अच्छा काम करता है। प्रेगा हिट के नाम से इसका जो ब्रांड है, प्रेगा हिट के नाम से आपको इसका इंजेक्शन मिल जाएगा, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट होता है, ये 2 ml की जो प्रेगा हिट की मैंने जो बात की, ये 2 ml का आपको बॉटल देखने को मिल जाएगा। इसमें 2 mg एस्ट्राडियोल सॉल्ट होता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर ही पशु को लगता है। आप अपने पशु चिकित्सक से एक बार बात करके आप इसको अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। तो एस्ट्राडियोल के साथ साथ क्रोप्रोस्टेनोल सॉल्ट्स का भी अच्छा इस्तेमाल मिलता है। देखिए, एस्ट्राडियोल या फिर क्रोप्रोस्टेनोल ये करता क्या है, तो देखिए ये जो है ना, ये आपका जो पशु का जो यूट्रस है उसमें संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करता है। जिससे क्या होता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन आने से क्या होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या होगा कि जो इसके बीच की जो कड़ी है ना, जो मैंने ऊपर बात किया था, वो कमजोर होने लगती है। जब गर्भाशय में जो संकुचन होता है जिसके कारण आपका जो प्लेसेंटा है वो बाहर आया है, तो आप क्लोप्रोस्टेनोल या फिर एस्ट्राडियोल की बात कर लीजिए। क्रोप्रोस्टेनोल में आपको ल्यूटिलाइज या फिर प्रेग्मा या फिर एस्टरमेट या फिर वेटमेट के नाम से आता है। इन किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ब्रांड इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई समझ नहीं पाते सॉल्ट के नाम से, तो मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि आप इन चीज़ों, आपके पास यही ऑप्शन है, आपके पास जो मौजूद हो, आप मेन सॉल्ट का नाम याद रखिए। इस सॉल्ट से आपको जो भी अच्छा ब्रांड मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन हो गए आपके इंजेक्शन के, जिसके माध्यम से पशु के जेर जो है वो बाहर निकालने का काम किया जाता है। इसके अलावा भी आप यूट्राइन टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो बहुत सारे मार्केट में यूट्राइन टॉनिक भी उपलब्ध हैं जो सेम काम करते हैं। जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन लाने का काम है, सेम यूट्राइन टॉनिक से भी होता है। इंजेक्शन क्या होता है ना कि थोड़ा फास्ट काम करता है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इसको मसल्स में दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट काम करेगा, थोड़ा फास्ट काम करेगा। अदरवाइज आप यूट्राइन टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्रीवाइव है या फिर हीमरोप है, एक्सापार है, इन सभी का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। आप जो अमाउंट है यूट्राइन टॉनिक का, आप 100 से 200 ml आप 2-3 घंटे के गैप में आप इसको 2-3 बार तक दे सकते हैं। अब यूट्राइन टॉनिक का क्या है ना कि आप अगर 10 घंटे का गैप पार हो रहा है तो आप वहां से यूट्राइन टॉनिक का इस्तेमाल करना चालू कीजिए, और जब 20 घंटे बाद हो जा रहे हैं, 24 घंटे हो जा रहे हैं, तब वहां पे आप इंजेक्शन का इस्तेमाल लीजिए। अब कई बार क्या होता है कि जेर आधा लटक जाती है और पूरा बाहर नहीं आ पाता है, तो ऐसे में क्या कई पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जेर से कुछ हैवी चीज लटका देते हैं, उससे कुछ चीज को बांध देते हैं, हैवी कर देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अब जब जेर आधा लटक जाए और बाहर ना आए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक बढ़िया सर्जिकल ब्लेड से आप उसको काट दीजिए, और काट के उसको
मतलब उसमें गांठ लगा के और उसको छोड़ दीजिए। उसको जबरदस्ती उस पर वजन डालने की प्रयास ना कीजिए, इससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। और अगर आप लटका भी छोड़ देंगे बहुत देर तक तो इससे भी इन्फेक्शन फैलने का चांस होता है। तो अच्छा तो ये है कि आप उसको सर्जिकल ब्लेड से कट कीजिए और कट करके उतना ही पे छोड़ दीजिए आप उसको। एक और केस होता है कि जेर बाहर तो निकल गई लेकिन अच्छे से नहीं निकली, अभी भी उससे पस आ रहा है या फिर मवाद आ रहा है, अलग तरीका जो दुर्गंध है वो आ रहा है, तो उसमें आप इंट्रायूट्राइन बोलस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छे से जो यूट्रस की सफाई है वो एकदम अच्छे से हो जाए। तो इंट्रायूट्राइन बोलस में आप किसी भी बोलस का इस्तेमाल करिए, फ्यूरेक्स है, प्लूट्यून है, तो आप इन्हीं किसी बोलस के आप 4 बोलस जो है आप पशु के गर्भाशय में इसको आप रख सकते हैं, जिससे अच्छे तरीके से पूरे यूट्रस की सफाई हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको पशु को क्लोज मॉनिटर करते रहना है कि पशु आपका दाना पानी ठीक से खा रहा है कि नहीं। पशु का टेम्परेचर चेक करते रहिए, अगर टेम्परेचर अगर पशु का बढ़ रहा है इस दौरान तो फिर अलग से हम लोग एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, मेलोनेक्स प्लस वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पे टेम्परेचर को भी फिर कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्लोज मॉनिटर करना होता है। अब पहले जैसा नहीं है कि पशु ड्राई हो गया है तो अब उसको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए और जब दूध देना चालू करेगा तब आप उस पर पूरा प्यार बरसाना चालू कीजिए। आपको शुरू से ही हर एक समय डेयरी फार्मिंग में आपको क्लोज मॉनिटर करते चलना है अपने पशुओं को। तो ये सारी बातें होगी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा से संबंधित। इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ अगर सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछिए। डिकेट डाइट पे हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे, डाइटरी कैटायन एंड एनायन पे एक अलग से वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इसी तरह से सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए, मैं अपना प्रयास इसी तरह से जारी रखूंगा, अब तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचाते रहूंगा। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।